सदावत्सले मातृभूमि बंगाल का एक विषय जिसमें प्रोरोग अवसान विधानसभा के सत्र का अवसान हो गया। माननीय राज्यपाल जगदीप जी धनखड़ ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत मैं अपनी पावर यानी कि राज्यपाल की पावर का इस्तेमाल करते हुए होने वाले असेंबली को यानी कि विधानसभा की असेंबली को अवसान करता हूँ और तब तक के लिए अवसान करता हूँ जब तक नया आदेश नहीं आता। अब इस पर खूब कंट्रोवर्सी फैली और सुबह से जब से उन्होंने मेरे ख्याल से 12-1 बजे दोपहर में ये ट्वीट किया होगा और अपने ऑर्डर को ट्वीट करके बताया देश को, उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी। हालांकि उनका दूसरा ट्वीट आया जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। इस ट्वीट के बाद टीएमसी के सांसद उस पर रीट्वीट करने लगे और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम चैलेंज करेंगे। ऐसी भी सूचनाएं आई कि टीएमसी के कुछ सदस्यों ने ये कहा कि गवर्नर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और गवर्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं, इसीलिए ममता बनर्जी गवर्नर को हटाना चाहती थी। ये कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगा कि कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा चल रही है गवर्नर और ममता बनर्जी में। हालांकि ममता बनर्जी की कंट्रोवर्सी का कोई नया काम नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कंट्रोवर्सी तो प्रधानमंत्री के साथ भी करती हैं और ममता बनर्जी कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे और लोगों के साथ भी करती हैं। अब गवर्नर के साथ कंट्रोवर्सी हो, ये कोई नई बात तो नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे गवर्नर जो संविधान के जानकार हों, संविधान के जानकार कहना ठीक नहीं होगा, संविधान के एक्सपर्ट हों, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड हैं। ये ममता बनर्जी की चालें या ममता बनर्जी के जो मंसूबे हैं, जो गलत मंसूबे कहे जा सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि धनखड़ साहब यूं ही स्वीकार कर लेंगे। और धनखड़ साहब चूंकि स्वीकार नहीं करेंगे, धनखड़ साहब कानूनन उनको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और गवर्नर का रोल भी यही है। किस लिए गवर्नर बैठा है किसी भी राज्य में? गवर्नर का आखिर रोल तो यह है कि राज्य सरकार अगर कुछ गलत कर रही हो और राज्य सरकार अगर कोई कानूनी संवैधानिक मामलों पर सही से निर्णय ना कर रही हो तो गवर्नर इसलिए ही बैठे हैं कि उसको क्रॉस चेक करें, अन्यथा गवर्नर की आवश्यकता ही नहीं थी। सोचकर देखिए ना कि अगर गवर्नर का कोई रोल नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसाइड करना चाहे वो डिसाइड कर सकती है और उसकी बात को मानने के लिए गवर्नर बाध्य है, तो फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं है। और गवर्नर का अगर कोई रोल नहीं है तो किस लिए गवर्नर बैठाया है? जहाँ तक मैं समझ पाया, गवर्नर इसलिए बैठाया है क्योंकि वो संविधान का जानकार होता है, पॉलिटिक्स का जानकार होता है। और चूंकि भारत एक यूनिटरी देश है, एक देश है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हमने राज्यों में उसको विभक्त किया है ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर सकें। और चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है तो उसको क्रॉस चेक या ऑब्जर्वेशन के लिए एक ऑब्जर्वर की आवश्यकता है। उस ऑब्जर्वर को ही हम गवर्नर कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठता है और वो संविधान के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। और चूंकि धनखड़ साहब तो देश के गवर्नरों में एक ऐसे गवर्नर हैं जो सीनियर एडवोकेट के साथ साथ संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं या एक्सपर्ट हैं, इसलिए ममता बनर्जी और उनके बीच में कुछ न कुछ चलता रहता है। ममता बनर्जी कुछ रेजोल्यूशन पास करती हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर करना चाहती हैं, कुछ जीओ करना चाहती हैं, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहती हैं या राज्य में खूनी संघर्ष करना चाहती हैं। माननीय गवर्नर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनको लगातार संविधान याद दिलाते रहते हैं और कानून याद दिलाते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं कि कानूनन क्या व्यवस्था है। अब इस कंट्रोवर्सी में ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि हमें धनखड़ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने अपने चेलों के द्वारा, अपने अनुयायियों के द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में एक पीआईएल, मैंने उसका हवाला 2-3 दिन पहले आपको दिया था, कि उस पीआईएल एक डाली और पीआईएल में कहा गया कि माननीय गवर्नर को यहाँ से हटाया जाए।
अब मैं समझ नहीं पाया कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों करना चाहती हैं, और या कोई भी क्यों करना चाहता है, जब हाई कोर्ट को पावर ही नहीं है। गवर्नर स्वयं में एक स्वयंभू होता है, गवर्नर स्वयं में एक अथॉरिटी होता है, सोल अथॉरिटी होता है, और गवर्नर सॉवरेन बॉडी होता है। सॉवरेन बॉडी के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया जा सकता। उसके अपॉइंटमेंट पे तो क्वेश्चन लगाया जा सकता है कि कानून ने अपॉइंटमेंट सही है कि गलत है, लेकिन गवर्नर की सॉवरेंटी पर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता। ना ही सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, ना ही हाई कोर्ट लगा सकता है। क्या कर सकते हैं दोनों? गवर्नर के लिए के डिसीजंस पर स्ट्रक्चर पास कर सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये बता सकता है कि आदेश सही है, गलत है, और उनका जो डिसीजन है वो कितना सही और कितना कानूनन है, इतना तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि गवर्नर को आदेश दे सकते हैं, गवर्नर को हटा सकते हैं, गवर्नर के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। चूंकि सॉवरेन होने के नाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर की इक्वल सॉवरेन पावर्स होती हैं। इसलिए इन सॉवरेन पावर्स के खिलाफ या कानून भी कोई पास किया जाता है तो गवर्नर ही पास करता है, क्योंकि वो सॉवरेन बॉडी होता है। इसलिए गवर्नर के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। तो जिस किसी ने भी रिट फाइल की है वो शायद कानून के उन गहराइयों को नहीं जानता, या फिर हमारे देश में एक फैशन चल गया है कि कोई भी कुछ भी किसी को प्रैक्टिस चमकानी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिटें फाइल कर दे, सरकार पॉलिटिकली कॉन्फ्लुएंस में। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने ये घोषणा की, चूँकि वेस्ट बंगाल का अभी फाइनेंशियल सेशन शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र शुरू होना चाहता है, तो ये वो कह रही थी या उनके लोग कह रहे थे कि इस बजट सत्र में गवर्नर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और गवर्नर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके केंद्र की सरकार को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट से ये कहा जाएगा कि इसको गवर्नर को हटाया जाए, मतलब इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया जाए और माननीय गवर्नर को हटाया जाए। अब सवाल 2-3 इसमें बड़े गंभीर फंसे, और वो गंभीर इसलिए, ये क्रिटिकल पॉइंट इसलिए आया क्योंकि माननीय गवर्नर के खिलाफ बंगाल असेंबली में जब ये कहा गया कि रेजोल्यूशन पास करेंगे और इनको हटाने की रिकमेंडेशन करेंगे, इसी दौरान जब वो ये तैयारी चल रही थी, इसी दौरान अवसान पास कर दिया गया, यानी कि प्रोरोगेटिव ऑर्डर कर दिया गया। प्रोरोगेटिव ऑर्डर का मतलब होता है जब तक गवर्नर दोबारा आदेश न करें तब तक असेंबली नहीं बैठ सकती। अब वो स्पीकर चूंकि काम करता है तो स्पीकर को आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अभी फ़िलहाल असेंबली को हम डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व शब्द ठीक नहीं होगा, हम जैसे मैं आपको उसको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे असेंबली के स्पीकर को एडजर्नमेंट का राइट होता है कि वो असेंबली को एडजर्न कर दे, यानी कि स्थगित कर दे, और स्थगित करने का कुछ समय निर्धारित कर दे कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या फिर अब स्थगन अगले आदेश तक। वो पावर जो स्थगन की असेंबली में होती है, वही सेम पावर, उसकी मतलब अपग्रेडेड पावर गवर्नर को होती है, जो वो उसको कहता है प्रोरोगेटिव ऑर्डर में कि अब असेंबली को तब तक ना लगाया जाए जब तक मेरे दूसरे आदेश ना आ जाए। तो अब कंट्रोवर्सी, चूँकि टीएमसी तैयारी कर रही थी गवर्नर के खिलाफ, इसलिए टीएमसी के सांसद विधायक या सदस्यों ने कहना शुरू कर दिया, और ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नर को ये राइट नहीं है, चूँकि गवर्नर के खिलाफ ही रेजोल्यूशन आने जा रहा था, इसलिए गवर्नर ने ये अवसान का आदेश कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रेजोल्यूशन आएगा भी, मतलब अगर विधानसभा में रेजोल्यूशन आएगा भी, तो वो रेजोल्यूशन की मान्यता कितनी होगी जब तक गवर्नर अप्रूव न कर दे। चूँकि असेंबली का या विधानसभा का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेपरेट अस्तित्व तो नहीं होता, बिना गवर्नर के कोई अस्तित्व नहीं है, और 3 पार्ट होते हैं, असेंबली, एग्जीक्यूटिव सरकार और गवर्नर, इन तीनों को मिलाया जाता है।
तभी कोई काम आगे हो सकता है। तो अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करना चाहता है जो एग्जीक्यूटिव की पावर में हो, यानी कि सरकार की पावर में, तो भी गवर्नर की ही सरकार होती है। गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो वो अलग बात है कि आर्टिकल 163 में गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर बाउंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के लिए। लेकिन यह भी सत्य है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद में कुछ है नहीं। कोई भी अगर उसको गवर्नमेंट ऑर्डर करना है तो उसको गवर्नर ही करेगा। गवर्नर सेपरेट ऑर्डर भी नहीं कर सकता और गवर्नर के बगैर सरकार भी कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर वो रेजोल्यूशन पास करती है असेंबली से, तो वो रेजोल्यूशन की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक गवर्नर अप्रूव ना कर दे, और गवर्नर के खिलाफ ही रेजोल्यूशन आ रहा है, तो क्या गवर्नर अप्रूव करेंगे? ये कंट्रोवर्सी है। अब इसमें आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए की पावर को चेक कर लेते हैं, जिसमें गवर्नर साहब ने ये कहा है कि हम इसमें अवसान की ऑर्डर करते हैं। आर्टिकल 174 में ये कहा गया कि गवर्नर को डिसॉल्व करने का राइट है और गवर्नर को उसको अवसान करने का भी राइट है। सवाल ये पैदा होता है कि कितना राइट है। तो एक मामला हम लोगों को याद होगा अरुणाचल के मामले में, नवाम तुकी वहाँ उनकी सरकार थी और उनसे जस्ट पहले वहाँ कालिको पुल की सरकार थी। नवाम तुकी की सरकार को गिराकर, मतलब चूँकि उनके 20 MLAs भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो कालिको पुल की सरकार बन गई थी जिसने मेजॉरिटी अपनी हाउस में प्रूफ कर ली थी। कालिको पुल की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला था और ये मामला फंसा हुआ था कि गवर्नर ने जो असेंबली बुलाई, वो असेंबली बुलाने का गवर्नर को बिना सरकार की अनुमति के क्या राइट है? तो जो मामला फंसा था वो नबाम रूबिया का फंसा था। वो भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य थी या रिप्रेजेंटेटिव थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पूछा और ये कहा कि आर्टिकल 174 में गवर्नर ने असेंबली बुलाई है, असेंबली बिना सरकार की अनुमति के बुलाई है, क्या गवर्नर को बिना सरकार की अनुमति के असेंबली बुलाने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिप्लाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 174 की जो पावर है गवर्नर की असेंबली बुलाने की, असेंबली डिसॉल्व करने की या फिर ये अवसान को करने की, ये पावर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही है। यानी कि आर्टिकल 174 आर्टिकल 163 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। यानी कि गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको अप्रूव्ड ना कर दे। लेकिन उसका एक अपवाद उन्होंने बताया था उस समय। उन्होंने कहा जब सरकार अल्पमत में हो और ये गवर्नर को संतुष्टि हो जाए कि सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार गिर जाएगी, तो फिर ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार असेंबली बुलाने ही नहीं देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी लाने ही नहीं देगी। और सरकार चूंकि अल्पमत में होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाने देगी, उस समय पर गवर्नर की पावर को आर्टिकल 163 के साथ जोड़कर देखना, यानी कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा हुआ है ऐसा जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी रिकमेंडेशन करेगी ही नहीं कि असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। इसलिए अपवाद की सिचुएशन में जब राज्य में ये लगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सरकार अल्पमत में है या सरकार संविधान के विरोध में जा रही है या सरकार संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर को ये पूर्ण अधिकार होगा कि वो असेंबली को बुला सकता है, असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है अगर संवैधानिक मशीनरी का उल्लंघन हो रहा है तो। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बंधा हुआ है। अब वेस्ट बंगाल की ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आ जाते हैं। तो उस पर ये हुआ कि गवर्नर, मतलब जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों को लगा, खासतौर से टीएमसी को लगा कि नहीं, गवर्नर ने अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है जिन शक्तियों का इस्तेमाल
नबाम रूबिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी कि एक्सेप्शनल पावर का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है। तो उन्होंने धड़ाधड़ ट्वीट करना शुरू कर दिया। गवर्नर को जब ये सुनने को मिला, कुछ मीडिया हाउसेस ने भी ऐसा कहना शुरू कर दिया। जब गवर्नर को ये सुनने को मिला तो ऑनरेबल गवर्नर ने दूसरा रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो ठीक नहीं है, और ऐसी रिपोर्टिंग चूंकि ठीक नहीं है, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी किया है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन किया है, यानी कि सरकार ने रिकमेंड किया है कि अवसान कर दिया जाए, असेंबली को आगे बढ़ा दिया जाए। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए ही मैंने ये आदेश किया है। मैंने एक्सक्लूसिव बिना सरकार के साथ मिले ये आदेश नहीं किया है। अब देखिए, इसमें कंट्रोवर्सीज में मैं आपको बताऊं कि एक चीफ मिनिस्टर की मृत्यु भी हो चुकी है। मैंने अभी अभी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जब कलिको पुल की सरकार बनी थी तो कलिको पुल की सरकार को अचानक, मेजॉरिटी में थे कलिको पुल, उनकी सरकार को गिरा दिया गया था, गिरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो नबाम तुकी की सरकार थी, जिसके 20 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था असेंबली के द्वारा, मतलब नए स्पीकर के द्वारा, वो रिस्टोर किए जाते हैं और जो आदेश गवर्नर का हुआ था उस आदेश को अपास्त किया जाता है और उस आदेश को नलिफाई घोषित किया जाता है। यानी कि पुरानी सरकार ही कंटिन्यूएशन में है, और चूंकि पुरानी सरकार कंटिन्यूएशन में है इसलिए उस सरकार को ही मेजॉरिटी सिद्ध करने का अधिकार होता है। ऐसी परिस्थिति में जो उस समय की सरकार बैठी हुई थी, यानी कि जो कलिको पुल की सरकार गिरने के बाद कलिको पुल की ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि ये पैसे मांगे गए, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पड़ा था तो हमसे बहुत सारा पैसा मांगा गया था, मैं नहीं दे पाया था, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सरकार गिराकर और नबाम तुकी की सरकार बना दी थी। खैर, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है। ऑनरेबल गवर्नर ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने एक्सेप्शनल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि आशा लोगों को यही रही होगी कि गवर्नर ने एक्सेप्शनल पावर का इस्तेमाल कर लिया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।